सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो नोटबुक बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दिन में 10 मिनट के लिए ओपन हो, लेकिन होनी चाहिए। पढ़ने जरूर खोल लें। कहीं ना कहीं आपको उन चीजों के साथ खुद को इंग्लिश करना पड़ता है, अदरवाइज आपके जो नोट्स हैं, आपके जो पढ़ा है आपने, वो इरेज होना शुरू हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज हमारे स्टूडियो में है सलोनी, जिन्होंने रिसेंटली अभी एग्जाम्स के अंदर काफी सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो इनसे देख लेते हैं कि कुछ सक्सेस टिप्स ये हमारे साथ में शेयर करेंगे आज। ओवर टू यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम सलोनी है और मैंने जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा से किया है। और मैंने रजिस्टर क्लासेस 2018 में ज्वाइन की थी और शायद मेरी लाइफ का ये सबसे अच्छा डिसीजन रहा है अभी तक का, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ होता तो मैंने जो सीखा है उसके लिए मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उससे आगे कुछ कर सकती थी, इवन टीचिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में। बट मुझे जो मेरा पर्सपेक्टिव था कोचिंग से रिलेटेड वो मेरा रजिस्टर में आने के बाद चेंज हुआ। और ये मैं किसी की तारीफ करने के लिए नहीं बोल रही, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मुझे लगता था कि हर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि नहीं सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैंने यहाँ किसी का, लेकिन मुझे लगता था सब ऐसे ही बोलते हैं। बट मेरा सच में चेंज हुआ है इस बारे में। और जनरली जैसे क्या होता है, प्रिपरेशन करते वक्त बहुत सारी चीजें आती है। पहली चीज तो यही आ जाती है कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता। कोचिंग में पढ़ा, हाँ तो आता तो सब है, चलो फिर अपन घर जाके पढ़ने की क्या जरूरत है। बच्चे एक्चुअली जब स्टार्ट करते हैं तो काफी सारी उम्मीदें लेकर के आते हैं। हाँ। ठीक है, उनके माइंड में चल रहा होता है कि जीवन में ये करना है, ये कुछ करना है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नेगेटिव अगर थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो वो आपके प्रिपरेशन में हमेशा कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज लाती है। पहली चीज ये होती है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो आप पहले कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें फुल डेडिकेशन आप देने वाले हो। मतलब आपका टाइम भी होना चाहिए और बाकी जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है, आपकी जो हॉबीज है, हॉबीज इन द सेंस पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, लेकिन जैसे एंटरटेनमेंट के रिलेटेड जो भी रहता है, कि जैसे मुझे वीडियोस देखना पसंद था, बट मैंने कोचिंग ड्यूरेशन में फोन बिल्कुल साइड में ही रख दिया था। मेरा ये रूटीन रहता था कि इवनिंग में मैं आधा घंटे फोन चेक करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आजकल जैसे फोन्स का ज्यादा यूज हो गया है, बच्चे जो हैं इसको कई सारे बच्चे पॉजिटिव वे में भी इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ चीज आप देखने जाते हो, मोबाइल आपने ओपन किया, काफी सारे नोटिफिकेशन बीच बीच में आते रहते हैं, तो वो मतलब फायदा देने की जगह नुकसान ज्यादा देते हैं। बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या होता है कि आपका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपने खुद को कंट्रोल किया हुआ है तो फोन यूज करना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट अगर आपका कंट्रोल ही नहीं है, आपने एक बार देखना शुरू किया फिर आप बढ़ते रहते हो तो वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करती है पढ़ाई से। तो मेरा था कि अगर मैंने शुरू कर दिया तो मैं उसको रख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। सिर्फ आधे घंटा की कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है वो चेक करने के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन ही था, तो जो उसको मैंने साइड में रख दिया। बाकी दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपने कुछ चीज शुरू की है, इनिशियली आपको वो स्टार्ट करने में, फ्लो आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस फ्लो के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, खुद को फोर्स करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए 7 से 8 दिन लग जाते हैं, कई बार एक घंटे बैठने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो 7 दिन का ड्यूरेशन अगर आपने डेडिकेशन के साथ निकाले, उसके बाद आपको मजा आने लग जाता है पढ़ाई में। तो मेरे साथ सिंपली यही हुआ था। पहला सब्जेक्ट जो हमारा शुरू हुआ था सर्वेइंग, उसके बाद उसमें मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था क्योंकि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ी हुई थी। मतलब पढ़ाने का एक रहता है, मैं टीचिंग कर रही थी साथ में, जॉब के साथ मैंने कोचिंग की थी यहाँ पे। तो उस ड्यूरेशन में मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था सर्वेइंग में मेरे को थोड़ा सा यूं रहता था, लिखने में भी प्रॉब्लम होती थी। बट उसके बाद मेरी चीजें इंप्रूव होने लगी थी, मैं आराम से पढ़ाई को एंजॉय कर रही थी। और शायद मैंने टीचिंग वाला जो प्रोफेशन था साथ साथ में कंटिन्यू किया, बट मैंने स्टूडेंट लाइफ ज्यादा एंजॉय की इस कोचिंग में आके। तो मेरा यही था। एग्जैक्टली मतलब बच्चे जानना चाहेंगे कि आपका प्लान किस तरीके से रहा। ठीक है, क्योंकि मैं काफी बार कुछ चीजें जो है मैं बताता रहता हूँ बच्चों को, लेकिन बच्चे से बच्चे अगर कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। मेरा प्लान एक्चुअली कुछ प्लान नहीं था। मेरा प्लान यही था कि मैं कोचिंग में जो पढ़ रही हूँ एक बार उसको रिवाइज कर लूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाऊँ तो कम से कम नोट्स जो हुए और जो टेस्ट सीरीज हो रही है हमारे, जो भी एक सब्जेक्ट का कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होता था, पैरेलल में जो भी टेस्ट होते थे वीकली, तो मेरा वही मोटिव रहता था कि मैं टेस्ट सीरीज जो भी है, टेस्ट के जो पेपर है वो सॉल्व कर लूँ। उनमें कुछ एडिटिव जो मटेरियल है उसके बारे में पढ़ना चाहो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
बट अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे तो जितना कोचिंग में हो रहा है, जो जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, मैंने वही किया। मैंने एक्स्ट्रा बुक मैं अपने सभी बच्चों से एक बात जरूर बोलता हूँ कि कोचिंग के अंदर जब आप पढ़ करके जाते हो 3-4 घंटे की आपको सिविल, जैसे सिविल के लेक्चर 3 से 4 घंटे का जो आपका हुआ है, जाने के बाद अब जो है आपके माइंड में सारी चीजें रहती है, ठीक है। जितना ज्यादा आप गैप लगा दोगे उसको रिवाइज करने में, उतनी ही चीजें आप भूलते जाओगे। तो हम लोगों की, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी हैबिट हुआ करती थी कि घर जाएंगे, घर जाने के बाद में थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, उसके बाद में आपने जो है ब्लैंक शीट उठा करके जो है लिखना शुरू कर दिया कि आज हमने क्या क्या चीजें जो है पढ़ी थी, रिकॉल करना स्टार्ट करोगे। जहां आपका पेन रुका वहीं गड़बड़ चल रही है, वहीं पर आपका कॉन्सेप्ट वीक है। अगर इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपको फायदा मिलता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। मेरे साथ ये था कि मेरे को पढ़ना वही है जो सर ने पढ़ाया है, पहले मुझे वो कंप्लीट करना है। तो मैं वो कंप्लीट, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, कुछ चीजें मुझे आती थी, कुछ चीजें मुझे नहीं आती थी। कुछ चीजों के कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे से आते थे, कुछ के बिल्कुल नहीं आते थे, जिसमें मुझे थोड़ा टाइम देना होता था। मेरे को ये डिवीजन मुझे पता था कि मुझे कहाँ ज्यादा टाइम देना है और कहाँ नहीं देना है। तो वो चीज आपको क्लेरिफाई होनी चाहिए। आपको क्लास में जब पढ़ते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा कम समझ में आया है, तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि जो चीज आती है उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं। हाँ। और रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम नहीं करते हैं। तो जैसे एक सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया फर्स्ट मंथ के अंदर, 3 महीने के बाद वो जो फर्स्ट सब्जेक्ट था, अगर आपने इन बिटवीन अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो डेफिनेटली वो खत्म हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा हैबिट आपकी जो है, एक तो कंटिन्यूएशन वाला सब्जेक्ट वो कंप्लीट करें, उसके अलावा जो है रिवीजन टाइम टू टाइम आप करोगे तो आप अपना बर्डन फ्यूचर के लिए कम कर लो, ठीक है। कि नेक्स्ट टाइम पर जब आप सब्जेक्ट को उठाओगे वापस, या 4-5 सब्जेक्ट हो गए, हम इसी वजह से जो है कंबाइंड टेस्ट भी लिया करते थे, हाँ। ठीक है। कि सर्वेइंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया, सोम कंप्लीट हो गया, तीनों का कंबाइंड टेस्ट जो है पहले से अनाउंस कर दिया जाता था। उस तरीके से टेस्ट आप देते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो नोटबुक बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दिन में 10 मिनट के लिए ओपन हो, लेकिन होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको उन चीजों के साथ खुद को इंगेज करना पड़ता है, अदरवाइज आपके जो नोट्स हैं, आपके जो पढ़ा है आपने, वो इरेज होना शुरू हो जाता है। तो मेरा यही था कि मैं शायद 10 मिनट ही देख पाऊं, लेकिन मैं वो चीज देखूं पैरेलल में। एक्चुअली मैंने खुद को काफी पैक कर लिया था उस ड्यूरेशन में, तो मुझे टाइम कम मिलता था, मैं वो 10 मिनट पेज ही पलट लेती थी। उससे क्या होता था कि आपने जो पढ़ा है वो रिकॉल हो जाता है कि हाँ ये आता है, ये आता है। जहाँ पे कंफ्यूजन हुआ वहां से थोड़ा सा पढ़ लिया। तो ये चीजें इंगेज करना बहुत जरूरी है, खुद को पैक करो, तभी आपको अपनी एफिशिएंसी पता चलती है। और इस ड्यूरेशन में मुझे मेरी एफिशिएंसी सच में पता चली, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ वैसे ही हम वैसे के वैसे हो गए जैसे पहले थे। तो बिना मोटिवेशन के जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ। तो आपके पीछे का मोटिवेशन क्या था? एक्चुअली मेरा कभी गवर्नमेंट जॉब का कोई प्लान नहीं था कि मैं प्रिपेयर करूंगी, मैं कोचिंग जाऊंगी। इनफैक्ट मुझे ये लगता था कि मैं कोचिंग में सिटिंग भी नहीं देख पाऊंगी, मैं 3-4 घंटे बैठ सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी। बट एक्चुअली मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, मैंने टीचिंग शुरू की थी किसी कॉलेज में। तो उस ड्यूरेशन में मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि ना आपकी ग्रोथ होती है, तो कुछ चीजें आपको क्लियर होने लगती है कि मैं इससे ज्यादा कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि पैरेलल में मैं कोचिंग ज्वाइन करती हूँ। इनफैक्ट मुझे पहली मीटिंग सर से याद है कि मैंने बार्गेनिंग शुरू की थी, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ सारे बच्चे करते हैं। हाँ, तो मुझे मेरी इमेज वही थी कि सब पैसों के लिए करता है, बट थॉट बिल्कुल चेंज हो गया। मैं अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ कि मतलब भरोसा कर लो, आपको ज्यादा मतलब सेकंड थॉट लाने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज यही थी। फिर उसके साथ मैंने क्या, कोचिंग के कॉलेज के साथ मैंने कंटिन्यू रखा, तो मेरा पूरा शेड्यूल पैक हो गया था। तो उसके बाद अच्छे थकान होने के बाद अच्छी नींद भी आती है, सुबह जल्दी आप उठ भी जाते हो, तो वो पढ़ाई मतलब आपके मतलब डाइवर्टिव थॉट्स आते ही नहीं है आपके पास, टाइम ही नहीं मिलता। और वो रूटीन बहुत अच्छा सेट हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं मेरी अभी तक की जर्नी में मैंने सबसे ज्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन उसी ड्यूरेशन में किया था। मुझे याद है 20-20 में आपके नेगेटिव थॉट्स आते थे तो आप आकर के डिस्कस करते थे। मैं करती थी कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, हाँ। और मार्क्स आ रहे तो होते थे तो सर बोलते थे मार्क्स तो आ रहे हैं। मैंने कहा मार्क्स नहीं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, जो एफिशिएंसी मेरी पहले आ रही थी वो नहीं आ रही है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है। देखो, इंसान को अपनी कमियों का अंदाजा अपने आप लग ही जाता है कि कहाँ कमी चल रही है। अगर आप उन कमियों को दूर करते हुए जाओगे, डेली टू डेली कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में ऐड करते जाओगे, तो आपको सक्सेस मिलनी है, ठीक है। हाँ, तो ये बातें मैं हमेशा बोलता हूँ, और वही बातें जो है बच्चे अगर फॉलो कर भी लेते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस जो है मिल जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं पे भी या किसी भी टीचर के अंडर आप गाइडेंस ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो,
तो थोड़ा डिवोशन आपको देना पड़ेगा। आपको हो सकता है आपको वो चीजें गलत लग रही हो कि यार बार बार वही चीज पढ़ना, उनको गो थ्रू होना, कोई मतलब नहीं है, बट एक बार फॉलो करके देखो, मजा आने लगेगा। मैंने फील किया है, जो एक्सपीरियंस था मेरा। हाँ, मेरी एक बहुत गंदी हैबिट रहा करती थी। मैं एक्चुअली मेरा टीचिंग में चल ही रहा था, तो मैं मेरे स्टूडेंट को ये बोलती थी कि जहां पे आपको कंफ्यूजन आ रहा है वहीं पे मुझे रोक के पूछ लो। बट सर का तरीका थोड़ा अलग था। सर ने ये बोला कि ये कंप्लीट होने दो फिर क्वेश्चन पूछो, लेकिन मैं सर को एक टॉपिक में कम से कम 5-6 बार टोका करती थी इनिशियल स्टेज में। तो ठीक है, आपको पेशेंस लेवल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर एक बार कुछ बोल रहा है तो उसको फॉलो करके देखो। अच्छा, जो टीचर पढ़ाता है ना उसको पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस जगह पर आने वाला है, ठीक है। अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट देने से पहले ही उस लेवल के यदि डाउट्स रेज हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो है बच्चे की थॉट प्रोसेस बन चुकी है कि हाँ ये मतलब इसके अंदर ऐसे ऐसे करके ऐसे चल रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली है। तो ये अगर थॉट प्रोसेस बच्चे की बन जाती है तो डेफिनेटली जो है वो चीजों को इजीली सीखता हुआ चला जाता है और आराम से जो है काफी अच्छा कर सकता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या बच्चों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। अगर 2 तरीके के लोग हमेशा मिलते हैं जिंदगी हाँ, में। एक वो होता है जो कि आपको जो है मोटिवेट करता रहता है कि हाँ ठीक है आपने सब कुछ सही किया है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा दोस्त मिलता है, वो बोलता है कि भाई मैं 5 साल से भटक रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा सामना करना पड़ा होगा डेफिनेटली। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कनेक्ट नहीं करती हूँ लोगों से जल्दी, तो मेरा सर्कल बहुत छोटा होता है। बट हाँ, जनरली दोनों तरीके के लोग होते हैं। जैसे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो आपको 2 तरीके मिलेंगे कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ बोलेंगे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपने क्या सोच के कोचिंग ज्वाइन की है। या तो आपने भेड़चाल में ज्वाइन की है कि हाँ मेरा फ्रेंड कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ। एक होता है कि नहीं, आपको सच में जरूरत लग रही है कि नहीं अब मुझे कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मैं इस टाइम पे मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे जॉब निकालनी है कम ड्यूरेशन में ही। मैं जितना कम टाइम दे पढ़ाई में और उस ड्यूरेशन में मैं निकाल लूँ एफिशिएंसी के साथ। जितना भी टाइम आप डिसाइड कर दो, जैसे मैंने 1 साल डिसाइड किया कि 1 साल में बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। मैं मेरे लिए कोई भी अगर डाइवर्टिव थॉट आता है या कुछ भी डिस्टर्ब करता है तो उसको मैं कट ऑफ कर दूंगी। तो पहली चीज यही होती है कि जो आपको लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं और आपको अपने मुद्दे आपका जो टारगेट है उससे भटका रहा है, तो उससे कट ऑफ कर लो। अगर आप उस चीज को बैलेंस करके नहीं चल पा रहे हो तो मैंने कट ऑफ वाला रास्ता अपनाया था, और बैलेंस कर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। रिसेंटली अभी एसएससी जेई के एग्जाम में आपको सीपीडब्ल्यू मिला है, हाँ, तो उसके बारे में, और एक और एग्जाम आपने क्लियर किया था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन की थी कोचिंग तो मेरे दिमाग में एएन नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं एसएससी जेई दूंगी। ठीक है। तो एसएससी जेई के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो कोचिंग के नोट्स थे जो पेपर हुए तो वही मैंने किया था। ऑब्जेक्टिव तो उस पैरेलल में और भी एग्जाम्स चल रहे थे तो वो भी मैंने किए थे, क्योंकि टेक्निकल ही मुझे करना था, मेरा फील्ड चेंज नहीं करना था। तो एसएससी के लिए मैंने नोट्स पढ़े और जो गाइडेंस मिलती थी उसको फॉलो करने की कोशिश की जितना पॉसिबल था मुझसे। तो मुझे प्री करने में तो ज्यादा दिक्कत आई नहीं थी, क्योंकि प्री मेरा इजीली निकल गया था। मेजर दिक्कत जो थी कि क्योंकि उस ड्यूरेशन में हम लोग दे रहे थे ऑब्जेक्टिव पेपर, तो ऑब्जेक्टिव में तो आप कर लेते हो, चीजें रट लेते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपने जो पेपर दिया है उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होना होता है एसएससी में। तो उस ड्यूरेशन में मैंने टेस्ट सीरीज जो हमारी कोचिंग की थी, सर ने जो कंडक्ट करवाई थी, तो मेरा रूटीन यही था कि मुझे टेस्ट देना है और सर सॉल्यूशन अपलोड करते थे। तो टेस्ट देने के बाद जैसे ही आप घर पे पहुंचते हो, खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, उसी टाइम पे फिर आप सोने के बजाय मैं पहले वो प्रेफर करती कि मैंने कहाँ गलती की है, मैं उसके नोट्स बनाती थी कि मेरी गलती कहाँ हुई है, तो वो सोल्यूशन मैं साथ में प्रिपेयर कर लेती थी मेरी कॉपी चेक होके आने से पहले। तो वो चीज मुझे काफी हेल्प की। मुझे कई बार तो ऐसा होता था जैसे पेपर दे रही हूँ मैं, कोई क्वेश्चन आया तो मुझे वो कंसेप्ट का जो पेज था, मैंने कौन से रंग के पेन से लिखा है, लेफ्ट पेज पे या राइट पेज पे, हाँ, तो वो इमेजेस बनने लग जाती थी। ये चीजें होती है, ऑब्जेक्टिव पेपर से कभी नहीं हो सकती। सब्जेक्टिव पेपर की जो भी टेस्ट सीरीज होती है वो सब्जेक्टिव पेपर में तो आपको लिख लिख कर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि 2 घंटे का, अगर जैसे एसएससी जेईई मेंस की बात करें तो 2 घंटे का पूरा टाइम मिलता है। उसके अंदर भी अगर आपने सोचने विचारने में अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो वो टाइम कट करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपको टाइम कट करना ही पड़ेगा। लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करने ही सिर्फ उद्देश्य नहीं होता, वहां पे आपको एक्यूरेसी भी चाहिए।
और किसी भी जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपने अप्रोच जो है वो इनकरेक्ट लगा दी स्टार्टिंग में, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था रिटेनिंग वॉल का, हाँ। तो बच्चों एक टेस्ट पहली बार जैसे क्वेश्चन जो है नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर नहीं आता है, एक्टिव या पैसिव आ जाता है, तो मैं क्लासेस के अंदर बताते ही क्या था कि आपको सबसे पहले सोइल देखनी है, सोइल कौन सी है, सी सोइल है या फाई सोइल है या C5 सोइल है। तो अगर आप इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि शुरुआत अगर गलत हो गई तो आपको जीरो मिलना ही है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। Exactly. तो वही सारी चीजें जो है तो टेस्ट सीरीज के में मैंने एक चीज गांठ बांध ली थी कि जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाफट जैसे कि हाँ ये पढ़ लिया, ये ऐसे होगा, फटाफट शुरू कर दिया। तो मेरी एक हैबिट डेवलप हुई थी टेस्ट सीरीज के दौरान कि मैं क्वेश्चन अच्छे से पढूं और जो कीवर्ड है जिससे क्वेश्चन का सोल्यूशन चेंज होने वाला है मैं उसको अंडरलाइन कर लिया करती थी। तो वही हैबिट मैंने एसएससी का जो मेंस पेपर था उसी में रखी। तो जो क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने गलत किया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक्टिव प्रेशर वाला क्वेश्चन आता है, जनरली हम जो सॉल्व करते हैं उसमें पैसिव भी काफी कम करते हैं। तो मेरा एड्रेस देख के ही मैंने वहां सबको आदत सी बन जाती है कि तो क्वेश्चन जैसे रिटेनिंग वॉल का देखा एक्टिव लगाना है। हाँ एक्टिव लगाया है, तो मैंने वो एड्रेस देखा, उसको अंडरलाइन करके मैंने 30 सेकंड का पॉज दिया कि नहीं एक्टिव भी नहीं है और पैसिव भी नहीं है, तो यहाँ से शुरू करना है। और मैंने उससे पहले एड्रेस का क्वेश्चन किया नहीं था, करते ही नहीं है जनरली, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी थी और बाकी तो सेम प्रोसेस है। बट वही है कि वो कीवर्ड अगर आपने मिस कर दिया तो वो दिक्कत हो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब भी आप ऐसा कुछ टेस्ट कन्वेंशनल पेपर देते हो जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, तो उसमें आपकी हैबिट ये होनी चाहिए कीवर्ड आप अंडरलाइन कर लो और सोचने का टाइम नहीं होता तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आता है, बाकी क्वेश्चन आप बाद में करना शुरू कर दो, छोड़ दो उनको। तो मेरा यही रहा था कि मुझे जो क्वेश्चन आता है, जो अच्छे से आता है वही मैं करूंगी और उसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, जो सोल्यूशन में रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही अमाउंट डालो, क्योंकि उसमें टाइम भी आपको मैनेज करना होता है और एक्यूरेसी भी। तो मैंने यही किया था कि मैं जितना अटेम्प्ट करूंगी वो बहुत अच्छे से करूंगी कि उसमें मार्क्स ना कटे। बट ठीक है वो हो जाता है थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे, बट अपनी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना अटेम्प्ट करो अच्छे से करो ताकि आपके मार्क्स आए, मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाए। हाँ, वो कम क्योंकि सिर्फ इतने लिमिटेड टाइम के अंदर आपने पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें भी आप कुछ गलती की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से जबरदस्ती यदि मार्क्स कटवाते हो, ठीक है, तो सिलेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लिखा हुआ अगर आपका वेस्ट चला जाता है तो वो काफी दिक्कत वाला काम है। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे एसएससी जेईएन की कॉपी इनकी कि मेंस के अंदर इनको कहां कैसे मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एसएससी जेईएन मेंस का 2018 का पेपर है, ठीक है, इन्होंने अटेम्प्ट किया था, इन्हीं की कॉपी साथ में यहाँ पर ओपन की हुई है, ठीक है। तो सलोनी आप डिस्कस करो, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या मार्क्स अवॉर्ड किए गए और कहाँ गलती की गई थी जिसकी वजह से मार्क्स काटे गए। ठीक है, हाँ तो पहला क्वेश्चन जो था वो एनवायरनमेंट से था। इसमें पूछा था क्या इसमें पूछा था रिकमेंडेड साइज ऑफ सप्लाई में पूछी थी। तो पहली चीज ये होती है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो लिखने की हैबिट इतनी होनी चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। अब जो डेटा गिवन है, अगर आप गिवन डेटा करके लिख रहे हो तो उसमें भी टाइम जा रहा है, 2 घंटे में आप वो सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते हो। तो जहां से आपको सोल्यूशन शुरू करना है वहीं से आप देखो। तो मैंने न्यूमेरिकल्स के अंदर अधिकतर टाइम पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, बच्चों बोलता हूँ कि जो भी डाटा दिया जाता है न्यूमेरिकल के अंदर वो आप फिगर बना करके एक वहां पर डाल दो, ठीक है, कि एग्जैक्ट फिगर आप बनाएं कि सिचुएशन को आपने एनालाइज किया और सारा का सारा डाटा फिगर में डालें, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर होता है। जिन न्यूमेरिकल्स के अंदर बन सकते हैं वहां पर डाल दें, जहां नहीं बनते हैं या रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पे आप छोड़ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्ट पॉपुलेशन थी, तो यहाँ से अपन को मैक्सिमम फ्लो निकाला। मतलब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और आगे सॉल्व करके फिर लास्ट में आप निकाल रहे हो, वैसा ना करके डायरेक्ट आप सॉल्व कर दो, क्योंकि टाइम नहीं होता, आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो जो वैल्यूज पुट करिए उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दो। इनका कहने का मतलब ये है कि जबरदस्ती स्टेप्स में और अच्छे तरीके से लिखने के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो 15 मार्क्स का था, इनका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है, ये 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और इनका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, तो इनको आउट ऑफ 15 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए गए, ठीक है। तो अगर आप स्टेप्स मिस भी करते हो या कोई स्टेप जो है आपने कैलकुलेटर से सीधा कैलकुलेट करके, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की बात करें, डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया मान लो यूज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो डिस्चार्ज गिवन था, एरिया आपने निकाला π/4 d स्क्वायर करके और आपने रेशियो लेके सीधा वेलोसिटी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। आप हैबिट रखें ताकि जो है वो आपके जो है मार्क्स वहां पर नहीं काटे जाए, ठीक है। फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का जो बी पार्ट था उसमें सेटलमेंट निकालना था।
ये कंसोलिडेशन का था और उस टाइम पे मुझे क्लिक नहीं करा था, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने इसको यहीं पे स्किप कर दिया। जो कंसेप्ट था वो मैंने लिखा, उसके बाद मैंने स्किप कर दिया। देख सकते हो इन्होंने टाइम फैक्टर का, जैसे इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया CVT डिवाइड बाय डी स्क्वायर, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। डेल्टा एच, जब भी सेटलमेंट का क्वेश्चन आएगा कंसोलिडेशन का, ये इक्वेशन लगेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन इन्होंने लगा दी। इन्होंने सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो डेप्थ के साथ में कैसे वेरी करता है उसका रिलेशन यहाँ पे दे दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद जो है आगे इन्होंने सॉल्व नहीं किया, खैर इसमें इनको 2 मार्क्स मिले। हो जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, ये काफी कॉमन क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो सकता था। लेकिन क्या होता है कि प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि आप टाइम मैनेजमेंट का जो प्रेशर, कई बार ब्लैंक हो जाते हैं, हाँ, ठीक है, ब्लैंक भी हो जाते हैं। तो इसमें इनको 2 मार्क्स अवार्ड किए गए आउट ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट, ये थ्योरी पर था, ये थ्योरी बेस्ड था, एफिशिएंसी पे रिलेटेड था, इरिगेशन का क्वेश्चन था। तो ये मैंने इस तरह से किया था। तो एफिशिएंसी वाले इस क्वेश्चन में इन्होंने काफी अच्छे से जो है डेफिनेशन लिखी है, कन्वीनियंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जितनी भी टाइप की एफिशिएंसी है उनको मेंशन करते हुए, उनके फॉर्मूलाज देते हुए सब कुछ इन्होंने लिखा। लेकिन जैसा कि थ्योरी में अक्सर देखा जाता है कि फुल मार्क्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आउट ऑफ 15 इनको 10 मार्क्स दिए गए, ठीक है। और वो ये भी मेंशन नहीं करते कि कहां पर किस वजह से मार्क्स काटे गए हैं, ठीक है, सीधा सीधा जो है आपको 10 मार्क्स यहाँ पर दे दिए गए, ठीक है। तो थ्योरी पर जो ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं कि हाँ मैं थ्योरी के अंदर मार्क्स लेकर के आ जाऊंगा, तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। न्यूमेरिकल्स आपको करनी ही होंगे, और न्यूमेरिकल में आपने देखा था, ठीक है, आंसर करेक्ट मिला, आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। डी पार्ट में ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पूछी थी। तो सबसे पहली चीज होती है, जो पूछा है उसका फॉर्मूला आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप निकाल दो, क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा स्टेप्स चेक नहीं किया जाता आपका फाइनल आंसर क्या है। तो मैंने इसमें ज्यादा लिखा नहीं है, जितना रिक्वायर्ड था वो मैंने लिख दिया। देखो इन्होंने जो लिखा है सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, OSD निकालना है। OSD का सीधा सीधा फॉर्मूला, ऐसा नहीं D1 + D2 + D3 ये होता है, ठीक है। सामने की तरफ से अगर कोई व्हीकल आ रहा है, अगर बोल दिया जाए कि वहां पे जो है बैरिकेडिंग है, डिवाइडर है, तब तो सामने वाला व्हीकल जो है सामने से नहीं टकराने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो वहां D1 + D2 लिया जाता है। तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से शुरू हो जाओ, ठीक है। एग्जामिनर को पता होता है कि सब पता होता है उनको कि स्मॉल टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, स्मॉल ए का क्या मतलब है। कैपिटल लेटर्स में आपने स्पीड लिखी है तो किलोमीटर/आवर में है, 0.278 का फैक्टर लगा दिया, कन्वर्जन फैक्टर। एग्जामिनर को सब पता है, जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट ना करे, ठीक है। सीधा सीधा जो है पुट करिए और कैलकुलेट करके यहाँ पे आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो सीधा कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट के बाद में वैल्यूज को रीड करने में गलती ना करें, ठीक है। तो आपको जो है आंसर करेक्ट मिल जाएगा, और एक बार यदि आंसर करेक्ट है, सीधी नजर पड़ी आंसर पर, आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो सीधा एग्जामिनर ने जो चेक किया, हाँ इनका OSD करेक्ट है, उसके बाद में मिनिमम लेंथ ऑफ OSD पूछी थी, वो भी सही है। इसके बाद में इन्होंने ओवरटेकिंग जोन में डायग्राम बनाने में गलती की है, लेकिन फिर भी इनको 50 मार्क्स यहाँ पर दे दी गई, ठीक है। तो अगर आप सही चीजें करते हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहते हैं, तो कुछ गलतियां माफ भी हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन पोस्ट की लोकेशन बतानी थी, अगर यहाँ से व्हीकल आता है तो एक तो स्टार्टिंग में लगेगा, और जहां ओवरटेकिंग जोन खत्म होने वाला होता है तो वहां लगता है, OSD एडवांस में लगता है, ठीक है। तो ये चीजें मेंशन करनी थी, एक इस तरफ से और दूसरी तरफ से आते हुए व्हीकल के लिए साइन पोस्ट आपका कुछ ऐसी लोकेशन पर लगेगा, इनको मार्क करना चाहिए था, डिस्टेंस यहाँ पर बतानी चाहिए थी, OSD के बराबर होगा, लेकिन ये गलतियां की थी, फिर भी इनको 15 मार्क्स टोटल यहाँ पर मिल गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैंने क्वेश्चन जो सिलेक्शन किया था, सबसे पहले मैंने पेपर ही रीड किया था, और उसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने क्वेश्चन वही अटेम्प्ट किया, जैसे फर्स्ट किया मैंने, डायरेक्ट 5th पे आ गई थी। कई बच्चों को डाउट आता है कि सर क्वेश्चन हम कैसे भी रैंडमली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कि आप देख सकते हो इन्होंने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट का इन्होंने स्टार्ट किया, चलो अच्छा हुआ कि पहले क्वेश्चन से शुरुआत हो गई। ABCD चारों पार्ट इन्होंने अटेम्प्ट किए, इस क्वेश्चन में इनको 42 मार्क्स मिले आउट ऑफ 60, ठीक है। फिर सीधा 5th पार्ट पर गए, और 5th में भी इन्होंने C पार्ट अटेम्प्ट किया है। तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, A पार्ट पहले अटेम्प्ट कर लो, B कर लो, या 5th में आप आगे जाकर के कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का C पार्ट फिर से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये अनकन्फाइंड एक्वीफर से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सारी स्टेप्स इनकी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट में जाकर के इनका आंसर मैच नहीं हुआ, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 13 मार्क्स इनको दे दिए गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अप्रोच आपकी करेक्ट है, ठीक है, आपके आंसर्स सही है। लास्ट में जाकर के हो सकता है कि कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह रही हो, उस वजह से आपका फाइनल आंसर मैच नहीं किया है, 2 मार्क्स यहाँ पर फाइनल आंसर के काट लिए गए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वही क्वेश्चन है रिटेनिंग वॉल का। रिटेनिंग वॉल का जो था जिसमें एड्रेस दिखा हुआ था, तो मैंने पहली चीज उसमें देख भी सकते हो मेंशन की थी, क्वेश्चन में ही अंडरलाइन कर दी थी, और यहाँ पे भी मैंने पहली चीज वही लिखी और उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला लिख दिया। जो चेंज आता है वो सिर्फ यहाँ पर आता है कि आप के नोट की जो वैल्यू निकालते हो वो फॉर्मूलाज होगा 5 के लिए आप लगा सकते हैं 1 - sin 5। और भाई इसमें डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चीजें आप है ना थ्योरी में इतनी मेंशन नहीं कर पाओगे, तो डायग्राम बना के वैल्यूज वहीं पे मेंशन कर दो, तो उससे चीजें तो रिटेनिंग वॉल का हर एक क्वेश्चन मतलब चाहे किसी भी एग्जाम में आया हो, सिर्फ लेटरल प्रेशर डायग्राम बना करके आगे सिर्फ कैलकुलेशन करके सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो, ठीक है, ये बेटर रहता है। तो इनको इस क्वेश्चन के अंदर इनको फुल मार्क्स अवार्ड किए गए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 20 मार्क्स इनको मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपसे सोइल के बारे में कुछ कोएफिशिएंट्स वगैरह पूछे गए थे। ठीक है, परसेंटेज पूछी गई थी कि क्या क्या परसेंटेज है। ठीक है, इनके आंसर्स सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे लोग जो है पूछते रहते हैं कि सर किस तरीके से जो है बीच वाली वैल्यूज निकाली जाएगी। पहली चीज तो ये कि ये जब ग्राफ बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है सेमी लॉग एक्सिस पर। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस तो लॉग पर है, तो आपको यहाँ पर दो तरीके होते हैं। देखो ग्राफ में कई बार क्या किए जाते हैं, आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हो, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मार्क करके, उसके बाद में फिर आप जो आपको चाहिए कि जैसे आपको D20 चाहिए तो आपने 20 लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने डायमीटर रीड कर ली। एक तो ये तरीका होता है। जब प्रॉपर ग्राफ आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो इस केस में आप रीड करते हो तो गलत हो जाती है वैल्यूज। ठीक है, तो उस वजह से जो है इनके मार्क्स यहाँ पर घटे। तो फिर क्या तरीका होता है, फिर तरीका ये होता है कि आप लीनियर इंटरपोलेशन लगाएं। हाँ। ठीक है, तो लीनियर इंटरपोलेशन लगाने के भी दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो डायमीटर लेकर के लगा दो सीधी सीधी। ठीक है, कि डायमीटर ले लिया, लॉग नहीं लिया। ठीक है, उससे ज्यादा बेटर क्या है कि लॉग स्केल पर लिया जाता है, तो लॉग के साथ में लेते हुए लीनियर इंटरपोलेशन लगा दो। वैसे भी ये कर्व है, स्ट्रेट तो है नहीं। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन तभी लगाए जाते हैं। तो बच्चों को इसमें भी डाउट्स आते हैं काफी सारे। ठीक है, मुझे उस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया था, जो नियरेस्ट वैल्यू आ रही थी वो मैंने सेलेक्ट कर ली थी और फिर उसी से निकाला। अप्रोच सही है, ऐसा भी करते हैं जब प्रॉपर ग्राफ अवेलेबल होता है तो ऐसी उस टाइम पे मुझे यही क्लिक हो रहा था कि सेमी लॉग ग्राफ पे मैं वैल्यूज कैसे निकालूंगी, तो मैंने नियरेस्ट जो परसेंटेज आ रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने साइड्स ले ली। लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आने की वजह से आंसर्स मैच नहीं किए, और जब आंसर्स मैच नहीं किए तो उन्होंने 15 मार्क्स दिया आउट ऑफ 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये स्टील से पार्ट, स्टील से क्वेश्चन था। ठीक है, स्टील से ये क्वेश्चन था, इसमें 25 मार्क्स का शायद ये क्वेश्चन था। इनकी सारी स्टेप्स जो है यहाँ पे करेक्ट रही है। ठीक है, एक जगह पर यहाँ पर जब आप करते हो तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ एफएस के साथ में यहाँ पर यूज होता। ठीक है, तो इस वजह से इनके मार्क्स रहे, आंसर इनका लास्ट में जाकर के मैच नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर इनको 22 मार्क्स मिले आउट ऑफ 25। ठीक है, अप्रोच बिल्कुल सही है। ठीक है, एक जगह पर गलती सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ एफएस। ठीक है, ये आपको यूज करना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। इसके अंदर एसएफडी बीएमडी, ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ एसएससी रही है एग्जाम। ठीक है, तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिले। उनका सीधा सीधा फोकस सिर्फ इस पे होता है कि आपने एसएफडी सही बनाया, एक तो शेप मैच करनी चाहिए, दूसरी चीज ये कि इनके मैग्नीट्यूड्स मैच कर जाए। ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, कहीं जीरो हो रहा है तो उसको बताओ, कहीं सडन चेंज आ रहा है तो उसको बताओ। ठीक है, आपने किसी भी तरीके से उसको सॉल्व किया हो, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद में यहाँ पर मैं तो बोलता हूँ लिख भी देना चाहिए, जैसे 2 डिग्री कर्व तो 2 डिग्री लिख दो, 1 डिग्री कर्व 1 डिग्री लिख दो। उससे क्या होगा, उससे पता भी रहता है कि हाँ ये पैराबोलिक इक्वेशंस वगैरह है। उसके अलावा मैक्सिमम आपने बता दिया कहाँ पर आ रहा है, जहां जहां पर लोडिंग वगैरह चेंज हो रही है, जहां जहां पर शियर या बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो वहां पर मेंशन कर देना। पॉइंट चेंज हो रहा है शियर फोर्स डायग्राम का, वहीं पे आप मेंशन करें। ठीक है, तो 20 आउट ऑफ 20 सारा सब कुछ मेंशन किया है इन्होंने, क्लियरली इन्होंने जो है डायग्राम बनाया। फुल मार्क्स मिल नहीं थे। ठीक है, फुल मार्क्स इनको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, इसमें आपसे डेफिनेशंस पूछी थी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, मेथड ऑफ वैल्यूएशंस क्या क्या है। ठीक है, जैसा कि थ्योरी में होता है। 15 मार्क्स की क्वेश्चन में इनको 6 मार्क्स मिले। ठीक है, डेफिनेशंस इनकी सही है, लेकिन एग्जैक्ट टू द पॉइंट और थोड़ा सा और जो है उसको क्लियरली डिफाइन करके कुछ एग्जांपल्स के साथ में ये लास्ट के जो 5 मिनट 10 मिनट बचते हैं उस ड्यूरेशन में आप थ्योरी का अटेम्प्ट कर दीजिए। हाँ, तो उसमें जितने भी मार्क्स अपन ले सकते हैं उतने मार्क्स लेने की इन्होंने कोशिश की। 6 मार्क्स इनको मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये सर्वेइंग से क्वेश्चन था। इसमें भी इनकी अप्रोच वगैरह एकदम करेक्ट रही है। इंटीरियर एंगल्स आपसे पूछे गए थे, इन्होंने करेक्टली निकाला है। 15 मार्क्स इनको इस क्वेश्चन के अंदर मिला है। ठीक है, 15 आउट ऑफ 15 इसके अंदर मिला। सेकंड का डी पार्ट लेसिस थ्योरी से था। ठीक है, तो इसमें भी इनको फुल मार्क्स यहाँ पर
मिले हैं। कई बार ये क्वेश्चंस जो हैं क्लासेस के अंदर देख सकते हो आप, डिफरेंट एग्जाम्स में आ गए, टेस्ट सीरीज के अंदर एक नहीं दो तीन तीन बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बन जाती है तो आप बस पेन चलाते ही रहते हो, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर्मूले मेंशन करने होते हैं आपको, फॉर्मूले मेंशन बस फॉर्मूला आपने याद किया, ये आपके जो है लास्ट 1 पेज या 2 पेज जो नोट्स बनाते हैं उसके अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये डिराइव्ड फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, ये तो सीधे सीधे याद होंगे तो आप अप्लाई कर पाओगे, वो वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, वर्केबिलिटी से क्वेश्चन आप मान सकते हो कि हर 2 साल में एक बार मिल ही जाता है। ठीक है, तो वर्केबिलिटी से ये क्वेश्चन था, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट वगैरह एक्सप्लेन करना था। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसा अक्सर होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं, 16 मार्क्स का है तो 16 मार्क्स में। ठीक है, काफी अच्छे से इन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है, लगभग कोई भी चीज इन्होंने नहीं छोड़ी इसके अंदर। फिगर्स वगैरह ड्रॉ करके, डायमेंशंस मार्क करके सब कुछ बताया हुआ है, स्लम क्या होता है उसको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप बुलेट फॉर्म में लिखने की भी आदत डाल लो। ठीक है, कि एग्जाम में देखा स्लम टेस्ट के बारे में 4-5 पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, होता है कई बार कि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए किसी चीज की और उसका जो कीवर्ड है वही आपने डेफिनेशन में नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था, मुझे लग रहा था कि मैं न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगी, तो न्यूमेरिकल छोड़ के मैंने कहा इसमें अपन फटाफट, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, तो इसमें मैंने इसमें सारा डाटा इनके दिमाग में था। ठीक है, तो सिर्फ पेन चला करके उसको लिखना था, फटाफट से इन्होंने लिखा, 16 मार्क्स जो इन्होंने यहाँ पर निकाल ली। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टिम्बर, ठीक है, ये भी काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ईएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये टिम्बर के बारे में ये दो तीन बार ये एसएससी मेंस के अंदर भी आया लास्ट 12 साल में, अगर आप देखें तो 7 मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर मिले आउट ऑफ 10 इनको 7 मार्क्स मिले। तो ये कंप्लीट कॉपी की हमने एनालिसिस की यहाँ पे कि किस तरीके से मार्क्स काटे जाते हैं, क्या लिखना होता है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए तो बेस्ट होगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, आप टेस्ट अटेम्प्ट करें, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे मिलने चाहिए जो कि एग्जाम से रिलेवेंट है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि एसएससी मेंस के आप पुराने क्वेश्चंस उठा करके जब आप देखोगे तो आपको पैटर्न नजर आएगा। ईएस मेंस के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ईएस में काफी ब्रॉड लेवल पर चीजें पूछी जाती है, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहले तो वो सिंपल लेवल की चीजें पहले फिनिश कर ले, तो एसएससी ने वही फिनिश नहीं किया अभी तो। ठीक है, अभी काफी सारा स्कोप है और इसमें जहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आपको अटेम्प्ट करने के लिए सेलेक्टिव होना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए आपको, कम से कम अमाउंट में। मतलब एक तरह से ये बोलते हैं ना कि जैसे अपन ऑरेंज खा रहे हैं तो ऑरेंज ना खा के अपन सारा जूस पी लिया, वो जूस निकाल के यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, तो वही चीज है कि आप थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए। पहली चीज तो जो कीवर्ड्स हैं वो मेंशन करो, और पॉइंट जैसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किए थे, जैसे यहाँ पे मैंने ये जैसे ये वर्केबिलिटी का था, इसमें पॉइंट्स पूछे थे तो मेरे पास टाइम नहीं था। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, मैं लिख सकती थी ये सब कि ये एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कैसे अफेक्ट करेगा, कम ज्यादा। इन्होंने जो यहाँ पर लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, हाँ भाई वाटर का अमाउंट जब वेरी करते हो तो करता है, हाँ, लेकिन कम ज्यादा करने से कम होगा या ज्यादा होगा वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें टाइम की कमी थी। टाइम की कमी थी, बट फिर भी इसमें अच्छे मार्क्स मिल गए। हाँ, 16 तो मार्क्स ये चीज है कि जो चीज अफेक्ट कर रही है वो मैंने एनलिस्ट कर दी थी और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो ठीक है, आपको पता इतना चलता है, मतलब इतना चलता है, एग्जामिनर को पता है कि हाँ टाइम की कमी रहती है, मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, बेवकूफ बनाने की एग्जाम में कभी भी जो है कोशिश मत करो कि जैसे कोई और मेथड पूछा है, मोमेंट एरिया मेथड से आपने रिफ्लेक्शन रोटेशन पूछा है, कोई और मेथड लगा करके कि भाई दे ही देगा, तो राम भरोसे मत चलो। ठीक है, वो मिलेगी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ ये कि आपको लिखना वही है जो पूछा है, टू द पॉइंट, डायरेक्ट टू द पॉइंट, एग्जैक्टली वही लिखो जो पूछा है। तो आप देख सकते हो इन्होंने जब भी पेन चलाया है कुछ ना कुछ तो इनको मिला है। ठीक है, तो यही हैबिट होनी चाहिए कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो वहां से आपको मार्क्स मिले ही मिले। ठीक है, तो डायरेक्ट टू द पॉइंट जितनी अच्छे से चीजें आप लिखोगे, क्योंकि ऐसे ही मैं क्लासेस के अंदर पढ़ाता भी हूँ कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको इस चीज की टेंशन ही नहीं कि भाई वहां पर टैंपिंग रोड का साइज क्या रहे, डायमीटर कितनी रहे, लेंथ कितनी रहे, क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। ठीक है, आप देख सकते हैं डेटा है वो आप लिख दो, जो नहीं पता है ठीक है वो चलेगा। कॉन्सेप्चुअली जो आप चीजें उठाते हो ना, बस उतना लिख दो, उतना काफी रहेगा, उससे ज्यादा या कम करने की जैसे जरूरत ये नहीं। वाला था स्लम टेस्ट का, इसमें मैं एक्सप्लेन कर सकती थी बट टाइम नहीं था, तो मैंने फिगर बना के ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसमें सारी चीज आ गई, अपर डायमीटर कितना है, लोअर कितना है, हाइट कितनी है, स्लम किसे बोलते हैं, और मतलब अगर अपन ये लेफ्ट कर देते तो उसके बाद में
स्लम कहाँ से मेजर तो ये पूरा जो डायग्राम आपको यहाँ तो पर मैंने दिखाई दे रहा है, diagram ये से स्लम के explain बारे में सब कुछ बता देता है कि स्लम होता क्या है। ठीक है, स्लम मेजर कैसे करते हैं, स्लम होता क्या है, स्लम के लिए क्या यूज करते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे इन्होंने लिखा नहीं, टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, तब भी इनको मार्क्स दे दिए गए। तो आप ये सोचिए कि भाई मैं तो लिख दूंगा और ऐसे कर दूंगा और दूसरे क्वेश्चन छूट जाए, तो उससे बेटर ये है कि आप क्वेश्चंस पर भी ध्यान दें। इतना भी सजा के नहीं लिखना है कि सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो टोटल आपको कितने मार्क्स मिले थे यहाँ पे इस पेपर ये के मैंने अंदर? लगभग 230 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किया था, मुझे 191 मार्क्स मिले हैं। देखो 230 का इन्होंने टोटल अटेम्प्ट यहाँ पर किया था। टाइम वाकई में काफी कम रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है। वो तो यहाँ पे डिजाइन का क्वेश्चन नहीं फंसा। अगर फुटिंग डिजाइन या फिर स्लैब डिजाइन के क्वेश्चंस थे, हाँ, slab वो के, आपने मैंने attempt attempt नहीं किया, किए, वो आपने मैंने attempt attempt नहीं नहीं किया। किए, क्योंकि मैंने वही सेलेक्ट किया जिसको मैं कम टाइम में अच्छे से। अगर आपको लगता है कि हाँ उस क्वेश्चन के अंदर आपको आता है लेकिन आधा घंटा एक क्वेश्चन ले जाएगा, तो हाँ, उसको अटेम्प्ट नहीं करने से करना। बेटर है कि आप दूसरा कोई जो है चॉइसेस अपने पास में रखें। आपको चॉइसेस अच्छी खासी मिलती है एसएससी में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। तो सेलेक्टिव बनना भी जरूरी हो जाता है। जैसे इसमें इन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन जैसे इन्होंने किए थे, हो सकता है लास्ट में टाइम नहीं मिला, इसमें भी इन्होंने 2 पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन के किए हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन की स्कोरिंग रहे, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने मार्क्स दिए, 5th और 6th क्वेश्चन इनका स्कोरिंग रहा है, 48 मार्क्स मिले आउट ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 191 मार्क्स इनका रहा है और इनको फिर फाइनली जो है सीपीडब्ल्यूडी मिला है। कांग्रेचुलेशंस फॉर सीपीडब्ल्यूडी। थैंक यू सर। और बाकी फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, कि क्या खत्म हो गया या फिर कुछ और आगे करना है? एक्चुअली मैंने कभी प्लानिंग के साथ कुछ किया नहीं है। मेरे को जिस समय पे जो सही चीज लगी वो मैंने की। जैसे मैंने बीटेक करने के बाद मेरा एमटेक करने का कोई प्लान नहीं था। मेरा प्लान यही था कि मैं जो पढ़ रही हूँ एक बार मैं जॉब करके देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कीड़ा होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद अपन जॉब करेंगे, अपन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, कुछ चीजें दिमाग में रहती है। तो मेरा तो पहला प्रेफरेंस जॉब भी था, तो मैंने बीटेक के बाद भी 1 साल टीचिंग करवाई थी। फिर उस ड्यूरेशन में मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं टीचिंग फील्ड में इन फ्यूचर भी रहती हूँ तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद देखो मैं तो एक चीज हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि आपने 4 साल अपनी बीटेक के लिए दिए, सिविल इंजीनियरिंग की, आपने कॉलेज में चाहे कुछ भी किया, लेकिन अगर आपने मतलब आपका मन ये जानता है कि आपने ढंग से नहीं किया या आपको कुछ नहीं आता उसके अंदर, तो वो भी गलत तो लगता ही है। ठीक है, तो नॉलेज गेन करने के लिए भी बच्चों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतना मैंने जो कॉलेज के अंदर किया, टॉपर भी था मैं कॉलेज के अंदर, फिर भी आज तक की मेरी हैबिट ये है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो कि जैसे एमटेक पीएचडी में भी काफी सारी चीजें जो हैं चीजें जुड़ती हैं, काफी सारी जो जैसे सोइल की बात कर लें तो आप सिर्फ प्रॉपर्टीज देखते हैं सोइल के अंदर, सोइल असली सोइल तो आपने पढ़ी नहीं अभी। एमटेक और पीएचडी के अंदर काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो कई बार एग्जाम के अंदर जैसे ईएस जैसे एग्जाम में वहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट उठा करके डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए भी कई बार नई चीज हो जाती है, तो उसको भी हम जो है डे टू डे रूटीन लाइफ में कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखते हुए चले। तो नया सीखने की हैबिट यदि स्टूडेंट खत्म नहीं करता अपनी जिंदगी में, तो वो बहुत ही बेहतरीन सिविल इंजीनियर डेफिनेटली बनेगा। और इतना टाइम तो सब लोग निकाल ही सकते हैं, 1 घंटा सिविल के लिए यदि आप दे दें डेली कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो मैं श्योर हूँ कि 2 से 5 साल के अंदर आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे आराम से। एक्चुअली क्या है ना, खुद को एंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप टेक्निकल में है, ये जो बात मैंने बोली है ये आफ्टर सिलेक्शन है। ठीक है, कि 1 घंटा सिर्फ सिविल के अंदर देना है। ठीक है, अभी अगर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ काफी अच्छा करना ही पड़ेगा। हाँ, बट वो है कि जितना आप ड्यूरेशन देते हो वो अच्छे से दे दो, ताकि आपको लंबे ड्यूरेशन तक वही चीज एंगेज करके ना चलनी पड़े। मेरा यही मोटिव था कि मैं जितना भी ड्यूरेशन दे रही हूँ बहुत डेडिकेशन के साथ दूंगी, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो ठीक है, मैं कुछ और प्लान बना लूंगी। बिल्कुल सही बात है। लाइफ में कुछ भी करो अपना 100% दो, या तो दो मत। ठीक है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो 100% देने की, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि नहीं आपने किया है। कहीं ना कहीं आपको हमेशा ये लगता है कि आपने कुछ कमी छोड़ी है, लेकिन जब आप उससे फिर कम करना शुरू कर दो तो आपको लगता है कि नहीं उस टाइम पे आपने बहुत अच्छा किया था, बट आप अभी नहीं कर रहे हो। तो वही है कि खुद को एंगेज करना जितना ज्यादा कर सकते हो, या तो पढ़ाई में तो करना ही करना है खैर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, लेकिन उसके अलावा भी आपका शेड्यूल एकदम पैक्ड होना चाहिए। उससे क्या होता है आपको अपना एफिशिएंसी लेवल पता चलता है। तो ये चीजें खाली बैठे हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ सीखते चलो। ठीक है, अपने माइंड को एंगेज रखो, अगर एंगेज रखोगे तो डेफिनेटली आपका माइंड जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और मतलब डाइवर्जन नहीं है, डाइवर्जन नहीं है, जैसे डाइवर्ट हो जाते हैं घर पे, ये घर से भी थोड़ा सा फिर आपको कम करना पड़ेगा कम्युनिकेशन। तो यही था। बाकी मेरा तो ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था,
नहीं, बच्चे जैसे अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ आफ्टर सिलेक्शन भी कि फ्यूचर प्लान्स क्या है, कई लोगों का ईएस का एएस का प्लान रहता है, ठीक है। तो अगर जैसे बच्चा ईएस का प्लान करता है तो मैं बोलता हूँ कि ये कंटिन्यूशन में यदि आप चीजों को चला लोगे तो आपने वो मुकाम तो खैर अभी हासिल कर ही लिया कि आप इस लेवल पर पहुंच गए यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा और स्टेप चढ़ना है, आप इस लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन में या मन बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया तो चीजें इरेज होती हुई चली जाएगी, ठीक है। हम लोग भी क्या करते हैं, हम तो डेली पढ़ाते हैं, ठीक है, दिन रात पढ़ाते हैं। एक बार सब्जेक्ट फिनिश हुआ, सर्किल में सारे सब्जेक्ट फिनिश हुए, दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों की प्रैक्टिस जो है काफी अच्छी हो जाती है, तो नई चीजें और जुड़ती ही जाती, ठीक है। लेकिन बच्चा यदि एक चीज अचीव कर लेता है, फिर 6 महीने बाद या 12 महीने बाद वो सोचता है कि नहीं मुझे कुछ और भी हासिल करना है जिंदगी में, ठीक है, तब तक शायद लेट हो जाता है। हाँ, गैप अगर आप आगे कुछ और करना चाह रहे हो तो गैप बिल्कुल मत दो, आप खुद को एंगेज रखो। और इन केस अगर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको गैप देना ही पड़ेगा, वो चीज ठीक है, वो अवॉइड नहीं कर सकते आप। बट अगर आपको आगे के कुछ प्लान सेट हैं तो कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है मुझे कम चीजों में, तो मैं ठीक है, अभी मेरा कोई आगे का प्लान है नहीं, बट ठीक है। मैंने 2-3 एग्जाम दिए थे जिनसे मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, तो 2 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें तो एक तो एसएससी है जिसमें मुझे सीपीडब्ल्यूडी मिला, और एक मैंने आरपीएससी का दिया था, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए था आईटीआई कॉलेज में, तो उसका भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसमें सिलेक्शन हो गया। हाँ, उसमें दो स्टेप्स थे, एक तो एग्जाम था, उसके बाद में इंटरव्यू था। हाँ, टोटल कितने स्टूडेंट्स को लिया था? टोटल उसमें पोस्ट थी 86, जिसमें से हाँ, तो अभी केवल सिविल की? नहीं, उसमें सारी ब्रांच थी, उसमें स्पेसिफिक नहीं था, उसमें सीएस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सारे बच्चे थे। तो उन सारे बच्चों में से मतलब इंटरव्यू के लिए लगभग 300 बच्चों को सिलेक्ट किया था, फाइनली 85 को सिलेक्ट किया है अभी। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट जॉब आल्सो। थैंक यू सर। तो फाइनली आपने डिसाइड किया कि कौन सा जो है आप सेलेक्ट करेंगे इनमें से? एक्चुअली दोनों चॉइसेस इतनी अच्छी है कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलवेज क्योंकि हर किसी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, तो वो चीजें दिमाग में है। सारी चीजें जो है प्लान करके ही थोड़ा सा चले आगे के लिए तो बेटर रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था। तो सलोनी के साथ में हमने यहाँ पर कॉपी भी इनकी शेयर की है, 191 इनकी टोटल मार्क्स थे, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी इनको मिला है, किस तरीके से इन्होंने लिखा है, इनकी कॉपीज अवेलेबल भी हैं, टेलीग्राम वगैरह पर हम लोगों ने डाली हुई है, ठीक है। वहां से आप कॉपी रेफर कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में वो डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो बाकी जो भी बच्चे यहाँ से कुछ चीजें यदि देखते हैं तो काफी कुछ आपको जो है आज की इस मीटिंग से आपको जो सीखने को मिलेगा आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, तो रिजल्ट जो है वो आपके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सलोनी। वेलकम सर, थैंक यू सो मच।